आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा है कि लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों का नाम यहां की मतदाता सूची से निकाला जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इसमें सभी फर्जी मतदाता हैं, इसमें से कुछ भारतीय वोटर्स को भी हटाया गया था। जो लोग भारतीय हैं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO के द्वारा शुद्ध वोटर लिस्ट बनाई जा सकती थी। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के दबाव में गलत जानकारी डाली गई, इस वजह से कई लोगों को समस्या हुई। तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 लाख से ज्यादा मतदाताओं का अपना नाम मतदाता सूची में फिर जोड़ना पड़ेगा। आज तक जो 8 लाख, लगभग 8 लाख से ज़्यादा अभी तक जिसको एक्चुअली जो यहाँ का वोटर लिस्ट से जो लोग अभी तक उनका नाम निकाल गया है, तो अभी ऐसा नहीं है सभी लोग एक्चुअली वो फर्जी वोटर्स हैं, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ एक्चुअल जो वोटर जो भारतीय जो हैं इनको भी इससे हटाया गया था, क्योंकि यहाँ का जो ERO है, यहाँ का जो जहाँ बूथ में जो हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं इनको भी थोड़ा सा काम करने में, जैसे कि जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है, चुनाव आयोग का जैसे बोला हुआ था, जैसे कि जो लोग यहाँ का भारतीय जो हैं एक्चुअली जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, इसका पूरा पेपर्स ठीक से उसको पेपर वर्क करके फिर उसमें एक्चुअली इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसका नाम जो यहाँ का एक्चुअली आबादी है, जो यहाँ एक्चुअली यहाँ का ये वोटर हैं, इनका नाम वहाँ से छुटकारा ना हो जाए। लेकिन अभी जो कर रहा है, जो बूथ में काम कर रहे हैं BLO, सारे BLO जैसे काम कर रहे हैं, जो एक साथ काम करने से उस यहाँ का शुद्ध वोटर लिस्ट बन सकता था। लेकिन कुछ BLO को तृणमूल कांग्रेस अपना पार्टी के जो जैसे कि वो पार्टी को फिर भी जैसे पार्टी का निर्देश को पालन करते हुए, तो कुछ BLO इसमें गलत कुछ इसमें वो जब बन रहा था लिस्ट, उसी लिस्ट में वो लोग कोई गलत कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डाला हुआ। इसीलिए क्या हुआ, बहुत लोगों को फिर से उनको नोटिस मिला और परेशानी भी हुआ। इसके कारण क्या आया, यहाँ का DM, यहाँ का SDO, यहाँ का BDO, इसके लिए वो लोग जिम्मेदारी है। तो ये तृणमूल कांग्रेस जैसे कि पार्टीबाजी कर रहे हैं, SIR को विरोध करते हुए ये यहाँ का कुछ जैसे कि अधिकारी इसको एक्चुअली सपोर्ट दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा जो समस्या हुआ। 8 लाख से कुछ ज़्यादा लगता है, 8 लाख से ज़्यादा है, जिनको फिर उनको एक स्कोप भी है, बाद में भी वो अपना नाम वो वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर्म 6 भर के वो भी अपना नाम इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो BLO का जो जैसे कि वो लोग पार्टीबाजी करते हुए इन लोगों को थोड़ा सा परेशानी में पड़ा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शफीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता SIR चाहती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार का ऐसा सदस्य जिसका देहांत हो चुका हो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहे? कब चुनाव में आकर वो वोट दे गया? ये उस व्यक्ति और परिवार के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। महाभारत में एक ही धृतराष्ट्र था जिसके 100 पुत्र थे, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में 7 धृतराष्ट्र हैं। देखिए, भाजपा क्या दावा किया नहीं दावा किया, वो गर्मी में बहुत स्टेटमेंट चलते हैं। राजनीति में तो स्टेटमेंट वही चलता ही रहता है, वो दूसरा बात। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता SIR चाहते हैं कि आप चाहते हैं आपका परिवार में कोई बुजुर्ग का देहांत हो गया, वो स्वर्गवासी हो गया, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहे और सब चुनाव में वो आकर के वोट दे जाए। ये उसके लिए भी सही नहीं है, उस परिवार के लिए भी नहीं है और लोकतंत्र के लिए।
तृणमूल कांग्रेस का कारण पश्चिम बंगाल का वोटर लिस्ट का स्थिति क्या है? महाभारत में एक ही धृतराष्ट्र था जिसका 100 बेटा था। हमारा पश्चिम बंगाल में 7 धृतराष्ट्र है जिसका 100 बेटा है। दादा और पोता की उम्र की फासला है सिर्फ 10 साल। तो सोचिए हिसाब, अगर माफ करिए, पिता और पुत्र की उम्र की फासला है 10 साल, तो 9 महीने तो कोख में रहना पड़ा। तो 9 साल की उम्र में इतना तेज, ऐसा बीरूवन युवक को तो ढूंढ ढूंढ के लाकर पद्मश्री दे देना चाहिए। दादा की उम्र 42 साल, पोता की उम्र 22 साल, दोनों ही खोटा पश्चिम बंगाल में, जिसको ढूंढकर निकाला जाए। देखिए, ममता जी का दिल बहुत बड़ा है। ममता जी बोल रही है जो गुजर गए, वो भी तो किसी का पिता थे, किसी का दादा थे, वो भी तो किसी का माँ थे, वो भी तो किसी का पत्नी थे, प्रेमिका थे। उसको उसका नाम वोटर लिस्ट में अगर हम रख दिया तो क्या आना है? ये लोगों का स्टैंड ऐसा है, नो SIR नो वोट। ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है एक फ्लॉलेस वोटर लिस्ट वो पश्चिम बंगाल की जनता को देना। तमिलनाडु के मदुरै में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव आया है। यह खास तौर पर तमिलनाडु में दिखाई देता है। हमारी सरकार आने के बाद से रेलवे बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। 1300 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। 97% बिजली का काम हो चुका है। सैकड़ों फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं और सुरक्षा और कुशलता में सुधार हुआ है। For the last decade, Indian Railways has undergone a historic transformation. It is emerging as a modern, efficient and people-centric transport system. This transformation is particularly visible in Tamil Nadu. The railway budget allocation for Tamil Nadu has increased nearly 9-fold since our government came in. During 2009 to 2014, the average yearly railway allocation was 880 crore rupees. 880 crore rupees. In 2026-27, the allocation has increased to 7,600 crore rupees. In Tamil Nadu, more than 1,300 kilometers of new tracks have been laid. 97% electrification has been achieved. Hundreds of flyovers and underpasses have improved the safety and efficiency. Last year, I had the privilege of inaugurating the new Pamban Bridge in Tamil Nadu. It is India's first vertical lift sea bridge, a symbol of engineering excellence. This bridge in itself has become a major tourist attraction in Tamil Nadu. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इजराइल ईरान संघर्ष पर कहा कि मेरे पास इस समय शब्द नहीं है। ईरान में जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि किस तरह से वार क्रिमिनल नेतान्याहू अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना मकसद हासिल करने के लिए इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। हमारा देश उभरती हुई ताकत है, ऐसे में हमारी बहुत अच्छी भूमिका अमन बहाली करने में हो सकती है, लेकिन मौजूदा सरकार की जो रणनीति रही है उसके बाद हम एक सामान्य देश बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता मजबूत है, वहाँ की जनता काफ़ी सालों से शैतानी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस युद्ध में ईरान की जीत हो। कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त, मतलब कि जो इस वक्त का ये जो सानिया हुआ जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि
ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए। और इसके बहुत ही दूर अंदाज नताइज होंगे, खासकर हमारे रीजन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे लाखों के तादाद में वहाँ लोग काम करते हैं इस रीजन में, गल्फ में, बाकी जगहों पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर, और पेट्रोल की प्राइसेस, तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क जो एक उभरता हुआ ताकत है, तो उसका एक बड़ा अच्छा रोल बनता था इस वक्त इस मामले में इंटरवीन करने में और एक अमन बहाली करने में, मदद करने में। पर चूंकि हाल ही में जो पॉलिसी रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एक तरफा रही है, जिसकी वजह से हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हम बिल्कुल एक आम मुल्क की तरफ बन गए हैं। मगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, उनको समझना चाहिए कि जो ईरान है ये आखिरी पिलर है, आखिरी स्तून है जो रेजिस्टेंस करता है अभी तक, और ग्रेटर इस्राइल का जो एक नाजायज उनका एक इरादा है उसके बीच में खड़ा है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त ईरान इसमें फतेह याब नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में ये जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू है, जिस तरह वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, और उसके बारे में मुझे जिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्यों ब्लैकमेल, किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है, तो जो इज़राइल का एक नाजायज़ इरादा है ग्रेटर इज़राइल को लेके, जिसमें आपने हाल ही में सुना है अमेरिका का जो एम्बेसडर इज़राइल में उसने बताया, उसने इजिप्ट का नाम लिया, उसने जॉर्डन का नाम लिया, उसने सऊदी अरबिया का भी नाम लिया, उसने इराक का नाम लिया, सीरिया का नाम लिया, लिबनान का नाम लिया, यानी ये सारे मुल्क इसके बाद इनके निशाने पे होंगे। तो बात तो ये होती कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, खासकर इसमें इस वक्त उनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है। पर मुझे पूरा यकीन है कि जो वहाँ के लोग हैं उनका दिल भी हमारी तरह इस वक्त रो रहा होगा जो ईरान में हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है जो ईरान की कौम है वो बहुत ही रिजिलियंट कौम है, उनका मुकाबला कहीं नहीं है। इतने सालों से वो शैतानी ताकतों का रेजिस्ट कर रहे हैं उनकी, और उनके सामने खड़े हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ईरान को इस मुश्किल वक्त में, इस जंग में फतह दे, और ताकि जो आने वाला वक्त है वो पूरी दुनिया के लिए, खासकर उम्मा के लिए ठीक साबित हो जाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी जिसे परिवर्तन यात्रा बोल रही है, ये विदाई यात्रा है उनकी। बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार आने वाली है। बीजेपी बंगाली विरोधी है। बंगाल के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। बंगाल के हक के पैसे उन्होंने रोक दिए हैं। दूसरे राज्यों में बंगालियों की हत्या हो रही है। 2021 में उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 पार। क्या हुआ? विपक्ष का नेता होने के लिए जितने विधायक चाहिए, इस बार उनको वो भी नहीं मिलेगा। वो उसका विदाई यात्रा है। वो जो परिवर्तन यात्रा बोल रहा है ना भाजपा, वो उसका विदाई यात्रा है। बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बंगाल में प्रत्यावर्तन होगा। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट 4th टाइम के लिए आने वाला है, और भाजपा है एंटी बंगाली। बंगाल के लिए उसके कुछ भी काम नहीं किया। बंगाल का हक का रुपया वो ब्लॉक कर दिया। बंगाल और बंगालीज को, एमिनेंट पर्सन को इंसल्ट किया। जो लोग बांग्ला बोलता है वो मर्डर कर रहा है, दूसरे स्टेट में, बांग्लादेश में भेज रहा है। और ये SIR के नाम पे वो पूरा मौत का मिছিল शुरू कर दिया है और हैरस कर रहा है। तो पूरा वो रिजेक्टेड होने वाला है। ये उसका नाटक तो बहुत दिन से चल रहा है। 2021 में बोला था अब की बार 200 पार, क्या हुआ? 77, अभी 60। उसके बाद पंचायत निर्वाचन में हार गया। उसके बाद लोकसभा में दिल्ली पैसेंजरी किया अमित शाह और प्रधानमंत्री, वो सब पूरा सब उसका लीडरशिप। तो क्या हुआ? बंगाल से उसका MP बढ़ा नहीं, कम गया है। तो इसलिए वो पूरा ऑपोजिशन लीडर होने के लिए जितना नंबर्स MLA चाहिए, इस बार उसको वो भी नहीं मिलेगा। चलो बांग्ला।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि राहुल गांधी की अब हालत ये हो गई है कि उनकी पार्टी में कोई उनकी सुनता नहीं है और अब अपने ही कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं। पहली बार होगा कि किसी पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ता को देख लेने की धमकी दी। आज उनकी तानाशाही के खिलाफ कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस के अंदर भारी फूट है। राहुल गांधी की अब हालत ये हो गई है कि उनकी पार्टी में कोई सुनता नहीं, अब अपने ही वर्कर को धमकी दे रहे हैं। पहली बार होगा कि किसी पार्टी का नेता अपने वर्कर को देख लेने की धमकी देगा कि टीम के साथ प्लेयर के तौर पे खेलिए। राहुल गांधी कभी प्लेयर बन के खेले हैं? वो तो टीम में खेलते नहीं, वो तो सिंगल खेलते हैं। और उनकी तानाशाही के खिलाफ वर्कर इकट्ठा हो रहे हैं आज, और वो वर्कर को धमकी दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस के अंदर भारी फूट है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।